हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल जलकर राख हो गई। सावित्री रसोई में जाती है और सारे बर्तन ठोक पीट कर देखती है कि कहीं किसी बर्तन में कुछ तो मिल जाए, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिलता। न आटा है, न चावल है, न दाल है। सारे बर्तन खाली पड़े हैं। मेरे माँ बाप ने भी किस भिखारी से ब्याया है मुझे। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान। क्या है? क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? अरे खेतों पर जा रहा था, सोचा कुछ खा लूं तो दिन भर शरीर में फुर्ती बनी रहेगी, इससे मेहनत भी अच्छी होगी, तभी तो दिन भर खेतों पर काम करूंगा। हाँ हाँ, आओ आओ, तुम्हारे लिए तो मैंने बढ़िया बढ़िया पकवान तैयार किए हैं। अरे ऐसा क्यों कह रही हो भाग्यवान? जब देखो तुम मुझे ताने मारती रहती हो। और क्या करूं बताओ? रसोई में सारे बर्तन खाली पड़े हैं, अनाज का एक दाना भी नहीं है। कहां से दूं तुम्हें कुछ खाने को? मेरे माँ बाप की बुद्धि भ्रष्ट थी जो उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ बांध दिया। सावित्री, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, पर न जाने मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं दे रही। इतनी मेहनत करने के बाद भी ठीक ठाक फसल नहीं हो पाती है। देखो जी, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम घर का राशन नहीं लाए तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। अरे ऐसा मत कहो भाग्यवान, तुम्हारे बिना मेरा है ही कौन इस दुनिया में। भगवान पर भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। अभी हमारा बुरा वक्त चल रहा है, पर देखना जल्द ही हमारा समय बदलेगा। मीठी मीठी बातें करने से जीवन नहीं कटता भोलू राम जी। एक काम करता हूँ, सेठ जी की दुकान में से कुछ राशन उधार ले आता हूँ। वैसे भी कुछ ही दिनों में फसल कटने वाली है, फिर सबका उधार चुका दूंगा। मुझे नहीं पता, तुम चाहे उधार लाओ या भीख मांग कर लाओ, लेकिन घर में आज राशन आ जाना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भोला एक गरीब किसान था जिसके पास थोड़ी सी जमीन थी। वो उसी जमीन पर पूरी मेहनत करता और फसल उगाता था। भोला राम बहुत ही अच्छा और सीधा साधा इंसान था। भोला बाजार जाता है। सेठ जी, मुझे कुछ राशन चाहिए। बोला, अरे पहले की उधारी तो तूने चुकाई नहीं, अब फिर से उधार लेने आ गया। सेठ जी, मेरी फसल बस अब कुछ दिनों में कटने वाली है। जैसे ही मेरी फसल बिकेगी मैं आपका सारा उधार चुकता कर दूंगा। अब फिलहाल अभी आप मेरी मदद कर दीजिए, मेरे यहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर जैसे ही फसल बिके सबसे पहले मेरा उधार चुकाना। हाँ जी जी सेठ जी, बिल्कुल। सेठ भोला को राशन दे देता है। भोला वो राशन लेकर घर आ जाता है। अरे ये लो भाग्यवान। ये राशन कहाँ से ले आए? सेठ जी से उधार लाया हूँ, फसल बिकते ही सारा कर्ज चुका दूंगा। ठीक है, एक काम करो, मैं खाना बनाकर खेतों पर ले आऊंगी, तुम जाओ खेतों पर। ठीक है सावित्री, मैं खेतों पर जाता हूँ। अच्छा सुनो, अपने दोनों बैल ढोलू और चिंटू को भी लेते जाना। पर अभी उसका क्या काम, उनके लिए तो मैं यही घास ले आता हूँ। सारा दिन बंधे बंधे एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, तुम अपने साथ खेतों पर ले जाओ, वही घास खाते रहेंगे दोनों। ठीक है, मैं इन्हें अपने साथ ले जाता हूँ। भोला अपने दोनों बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है। ढोलू चित्तू, मैं यहीं आम के पेड़ के नीचे बैठे बैठे अपनी फसल को देखूंगा, ताकि कोई जानवर या पक्षी मेरे फसल को नुकसान न पहुंचाए। तुम दोनों भी यहीं आसपास घास खाकर आओ, और हाँ, कहीं दूर मत निकल जाना। ढोलू और चिंटू दोनों घास चरने में मशरूफ हो जाते हैं और भोला पेड़ के नीचे एक बड़ा सा डंडा लेकर बैठ जाता है और पक्षियों को हाँकता रहता है। अर्र, 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 अर्र।
थोड़ी देर में सावित्री भी खाना लेकर वहाँ आ जाती है। क्या बात है जी, आज तो आप लगता है बहुत खुश है, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। हाँ सावित्री, जरा खेतों की तरफ नजर उठाकर देखो, हमारी फसल कैसे लहलहा रही है। बस आज का दिन, कल हम उस फसल को काट लेंगे, फिर देखना हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। सही कह रहे हैं जी आप, इस बार आपकी मेहनत खेतों पर साफ दिख रही है। लगता है इस बार काफी अच्छा मुनाफा होगा हमें। बिल्कुल सावित्री। अच्छा लीजिए, खाना खा लीजिए। तुमने कुछ खाया कि नहीं? नहीं जी, समय ही नहीं मिला खाने का। जैसे ही बनाया सोचा आपको दे आऊं, फिर आकर खा लूंगी। अरे तुम भी ना, अरे अपना भी जरा ख्याल रखा करो। ये लो, पहले तुम खाओ। आप भी ना। और ज्यादा गुस्सा मत हुआ करो सावित्री, हमेशा खुश रहा करो। भोला अब अपनी पत्नी को अपने हाथों से खाना खिला रहा होता है। तभी वहाँ से एक बहुत ही सुंदर जोड़ा कहीं जा रहा होता है। सुनिए जी, वो देखिए, एक पति का अपनी पत्नी के लिए प्रेम अद्भुत है ना? हाँ, बहुत ही सुंदर दृश्य है। थोड़ी देर रुकिए ना, मुझे इन दोनों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। परंतु सुंदरी, हमें अपने लोक भी जाना है और शाम होने वाली है। अगर अंधेरा हो गया तो हमारा इस लोक से अपने लोक में जा पाना मुश्किल हो जाएगा। स्वामी, बस थोड़ी देर इन्हें देख लूं, मेरा मन बहुत प्रसन्न हो रहा है इन्हें देखकर। ठीक है, अगर तुम्हें इन्हें देखकर प्रसन्नता हो रही है तो देख लो, परंतु ध्यान रहे हमें यहाँ से सूर्य अस्त होने से पहले निकलना है। अगर हम सूर्य अस्त होने से पहले यहाँ से नहीं निकले तो हमेशा के लिए इसी लोक के होकर रह जाएंगे। बड़ी मुश्किल से महाराज ने हमें धरती लोक पर भेजा है। आप फिक्र मत कीजिए, हम जल्दी ही अपने लोक पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर तुम उस आम के पेड़ के पीछे छुप जाओ, मैं जब तक आसपास घूम लेता हूँ। जी स्वामी। सुंदरी पेड़ के पीछे खड़ी खड़ी उनके प्रेम प्रसंग को देखने लगती है। आप भी ना सुबह से भूखे प्यासे हैं और मुझे खिला रहे हैं। मेरी पत्नी भी तो सुबह से भूखी प्यासी है और पहले मेरे लिए खाना लेकर आई। जब उसे मेरी इतनी चिंता है तो मुझे क्यों नहीं हो सकती? आखिर तुम मेरी पत्नी हो सावित्री। चलो चलो, मुंह खोलो। सावित्री मुंह खोलती है और भोला उसे अन्न का एक कौर खिला देता है। अब आप खा लीजिए जी, मैं चलती हूँ, सूर्य भी अस्त होने वाला है। सावित्री जब ऐसा कहती है तब सुंदरी को याद आता है कि उसके स्वामी ने क्या कहा था। अरे ये क्या हो गया? स्वामी ने तो कहा था कि हमें सूर्य अस्त होने से पहले यहाँ से जाना होगा, वरना हम हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। स्वामी का भी कुछ पता नहीं है, न जाने कहाँ चले गए। स्वामी, स्वामी कहाँ है आप स्वामी? सुंदरी अपने स्वामी को ढूंढते ढूंढते नदी के किनारे पहुंच जाती है। तभी वहां देखती है कि उसके स्वामी पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। स्वामी उठिए स्वामी, देखिए अंधेरा होने वाला है। स्वामी झटपटा के उठते हैं। अरे ये क्या, अंधेरा तो हो गया। सुंदरी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? मैं इस नदी का ठंडा पानी पीकर इस पेड़ की ठंडी छांव में आराम करने लगा। पता नहीं मेरी नींद कब लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। स्वामी अब तो अंधेरा हो गया है, अब हम अपने लोग कैसे पहुंचेंगे? सुंदरी, अब हम अपने लोग कभी नहीं जा पाएंगे। आप ये क्या कह रहे हैं स्वामी? अब हम कभी अपने लोग नहीं जा पाएंगे? हाँ सुंदरी, यही सत्य है। अब हमें यही इसी धरती लोक पर रहकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। शायद हमारी नियति में यही लिखा था। वहीं दूसरी ओर भोला अपने बैलों को लेकर घर आ जाता है। आ गए जी आप? हाँ सावित्री, एक लोटा पानी तो पिला दो जरा। जी अभी लाई। फसल अब पूरी तरह से पककर तैयार हो गई है सावित्री। मैं कल ही सारी फसल को काट लूंगा और बाजार जाकर बेच दूंगा। अरे लोगों की उधारी भी तो चुकानी है मुझे। ठीक है जी, कल मैं भी आपके साथ चलती हूँ खेतों पर।
कुछ मैं भी आपका हाथ बटा दूंगी। ठीक है सावित्री, कल सुबह जल्दी उठ जाना। एक काम करते हैं, हम यहीं आसपास एक झोपड़ी बना लेते हैं और यहीं रहते हैं। ये जगह काफी अच्छी है। ठीक है, फिर चलिए हम कुछ लकड़ी और पत्ते ले आते हैं। स्वामी और सुंदरी दोनों मिलकर एक झोपड़ी तैयार कर लेते हैं। परंतु हम खाना कैसे बनाएंगे? एक मिट्टी की हांडा मैंने उस आम के पेड़ के नीचे देखी थी, शायद उसी आदमी की हो। एक काम करता हूँ, मैं उसे ले आता हूँ, तुम उस पर खाना बना देना। स्वामी वो हांडी उठा लाता है और आसपास से कुछ कंद फलों को भी ले आता है, जिसे सुंदरी मिट्टी का चूल्हा बनाकर पकाती है। वाह, अति उत्तम, बड़ा ही स्वादिष्ट है ये कंद। हाँ स्वामी, आप सच कह रहे हैं, बड़ा स्वादिष्ट कंद है। सुंदरी, मेरा तो पेट भर गया और ऐसे कंद खाकर तो मेरा मन भी तृप्त हो गया। अब मुझे बड़ी जोरों की निद्रा आ रही है। ठीक है स्वामी, आप सो जाइए। सुंदरी, आग को जलने देना, बुझने मत देना। परंतु क्यों स्वामी? आग हमारी जंगली जानवरों से रक्षा करेगी। अगर आग जलती रहेगी तो कोई भी जंगली जानवर हमारे निकट नहीं आएगा। जी स्वामी। स्वामी और सुंदरी दोनों आग को जलाकर सो जाते हैं, लेकिन आग भोला के खेतों तक पहुंच जाती है और भोला के लहलहाते खेतों को जलाकर खाक कर देती है। सुनिए जी, उठिए, आज हमें अपनी फसल को काटना है। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, उठता हूँ। दोनों उठते हैं और सुबह सुबह अपने खेतों की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही वो अपने खेतों पर पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल जलकर राख हो गई। हे प्रभु, आपने हमें किस बात की सजा दे दी है? हमारी सारी मेहनत पानी में मिल गई, सारी लहलहाती फसल खाक हो गई। ये क्या हो गया हमारे साथ? दोनों की रोने की आवाज सुन स्वामी और सुंदरी उठ जाते हैं। सुंदरी, ये रुदन की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कोई बहुत अधिक विलाप कर रहा है। आप सही कह रहे हैं जी, ये तो किसी के रोने की आवाज है, परंतु कौन रो रहा है? सुंदरी, हमें चलकर देखना चाहिए। लगता है कोई बहुत बड़ी समस्या में है। हाँ हाँ स्वामी, चलिए चलकर देखते हैं। स्वामी और सुंदरी दोनों कुटिया के बाहर आकर आसपास देखते हैं। स्वामी, वो देखिए, ये तो वही आदमी और औरत हैं जिन्हें देखने के चक्कर में हमें इस धरती लोक पर ही रुकना पड़ा। पर ये दोनों विलाप क्यों कर रहे हैं? सुंदरी, चलो पास जाकर देखते हैं। ठीक है स्वामी, चलिए। दोनों आम के पेड़ के पीछे छुप छुप कर दोनों को सुनते हैं। ये कैसी सजा मिल रही है हम गरीब को? एक तो अनाज के दाने दाने के लिए हमें इतना परेशान होना पड़ रहा है, ऊपर से ये दूसरी मुसीबत। ना जाने हमारी सारी फसल कैसे जल गई। अब हमारा क्या होगा भगवान? भाग्यवान, चलो यहाँ से, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब कुछ नहीं बचा हमारा यहाँ। चलो। दोनों रोते बिलखते अपने घर की ओर निकल जाते हैं। स्वामी, ये कैसे हुआ? इनकी सारी फसल कैसे जल गई? कल तो बहुत खुश था भोला, क्योंकि आज उसकी फसल कटनी थी, पर ये क्या हुआ स्वामी? हमें देखना होगा सुंदरी, आखिर भोला की फसल जली कैसे। स्वामी और सुंदरी दोनों मिलकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर भोला की फसल कैसे जली। तभी उन्हें पता चलता है। अरे ये क्या? राख का धुआं तो हमारी कुटिया की तरफ तक है। स्वामी, चलिए आगे जाकर देखते हैं।
ये क्या स्वामी, हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हमारे कारण एक गरीब किसान की ये हालत हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ सुंदरी। यानी कल रात जो आग तुमने जंगली जानवरों को भगाने के लिए लगाई थी, उसी से भोला के खेतों में आग लगी है और उसकी सारी फसल खाक हो गई। स्वामी, मैं भोला की दोषी हूँ। मेरे से ये अनर्थ हो गया। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सुंदरी, ये तुमने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि अनजाने में हुआ है। फिर भला तुम दोषी कैसे हो सकती हो? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। स्वामी, कुछ ठीक नहीं होगा। भला खाक हुई फसल कैसे वापस आएगी? अब आप ही बताइए। खाक हुई फसल को हम वापस तो नहीं ला सकते सुंदरी, पर चीजों को सुधारा तो जा सकता है ना। वैसे भी अब हम लोग अपने लोक नहीं जा सकते, तो क्यों ना हम भोला की कुछ मदद ही कर दें। पर हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं स्वामी? सुंदरी, कुछ तो मदद करनी होगी हमें भोला की। वो दोनों अभी बहुत परेशान हैं। भोला और सावित्री रोते रोते अपने घर पहुंचते हैं। तभी किवाड़ खड़खड़ाने की आवाज आती है। भोला, अरे ओ भोला। लगता है आपको कोई बुला रहा है। मैं जाकर किवाड़ खोल देती हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं किवाड़ खोलता हूँ। अरे सेठ जी, आप यहाँ? अरे क्या, मुझे देखकर तुझे कोई परेशानी हो रही है क्या? हाँ? अरे नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आइए ना, अंदर आइए ना। तेरी फसल नहीं दिख रही, बेच आया क्या? अरे क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटक गया? अरे तेरी तो आज फसल कटने वाली थी ना। सब तेरी फसल की बहुत तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे इस बार भोला की फसल सोने के जैसे चमक रही है। अरे अब फसल इतनी अच्छी थी तो भाव भी अच्छा मिला होगा। चल्ला, जल्दी से मेरी उधारी चुका दे। सेठ जी, मुझे माफ करना, मेरी तो सारी फसल जलकर राख हो गई। कुछ नहीं बचा सेठ जी, कुछ नहीं बचा। अरे ये क्या बोल रहा है तू? हाँ? पैसे न देने के बहाने हैं ये सब तेरे? नहीं सेठ जी, ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। सच में हमारी सारी फसल जलकर खाक हो गई है। समझ ही नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। देखो, मुझे कुछ नहीं पता, जो करना है करो, बस मेरी सारी उधारी चुकता कर दो जल्द से जल्द, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं पैसे निकलवाने के। मुझे कुछ महीने का समय दे दो सेठ जी, फिर से मेहनत करूंगा और इस बार आपकी सारी उधारी चुकता कर दूंगा। हाँ सेठ जी, एक और मौका दे दीजिए। इस बार की फसल से आपका सारा पैसा चुका देंगे, हमारा विश्वास करिए आप। ठीक है, अगर इस बार भी तुम लोग मेरा पैसा न दे पाए तो इस घर को अपने आप खाली कर देना, समझे? सब बर्बाद हो गया सावित्री, सब बर्बाद हो गया। ऐसा मत कहिए जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे ओ सावित्री, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। कुछ नाश्ता तो कर लीजिए जी। नहीं, मुझे भूख नहीं है। भोला अपने दोनों बैल ढोलू और चिंटू को लेकर खेतों की तरफ निकल पड़ता है। हे प्रभु, मेरे पति बहुत भोले हैं, उनकी मदद करना। ढोलू चित्तू, आज से हम तीनों को बहुत मेहनत करनी है और इस बार मैं पिछली बार से ज्यादा फसल उगाऊंगा और खूब मेहनत करूंगा। इसमें मुझे तुम दोनों के साथ की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम दोनों तैयार हो? ढोलू और चिंटू सर हिला देते हैं। स्वामी, भोला सच में बहुत भोला है। लोग अपने बैल को सिर्फ बैल ही समझते हैं और उनसे बहुत काम करवाते हैं, लेकिन भोला को देखिए, वो कितना अच्छा है। वो स्वयं बैलों से उनकी इजाजत लेकर काम करवा रहा है। तुम सही कह रही हो सुंदरी। भोला अब दिन रात बहुत मेहनत करता है। वो अपने बैलों के साथ सुबह सुबह खेतों पर आता और कई कई पहर काम करता। एक दिन की बात है, उसके
उसके दोनों बैल पेड़ के नीचे बंधे हुए थे। तभी एक जहरीला सांप वहां आता है और दोनों बैलों को डस देता है, जिससे दोनों बैलों की मौत हो जाती है। ढोलू चित्तू, ये कैसे पड़े हुए हैं भाई? ढोलू चित्तू उठो भी, अरे बहुत काम पड़ा है। अरे ये झाग कैसा? अरे इनके मुंह से तो झाग निकल रहा है। सावित्री खाना लेकर आती है। क्या हुआ जी? अरे देखो ना सावित्री, हमारे ढोलू और चित्तू को क्या हो गया? इनके मुंह से तो झाग निकल रहा है। वो देखिए सांप, लगता है हमारे ढोलू और चिंटू को सांप ने डस लिया है। हे भगवान, अरे किस बात की सजा दे रहा है तू मुझे और मेरे परिवार को? मेरी खुशी तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है क्या? मेरे पास 2 बैल ही सहारा थे और तूने उन दोनों को भी मुझसे छीन लिया प्रभु, उन दोनों को मुझसे छीन लिया। शांत हो जाइए जी, लगता है ऊपर वाला हमारी परीक्षा ले रहा है। थक चुका हूँ सावित्री, मैं थक चुका हूँ। जितनी मेहनत करता हूँ सब मिट्टी में मिल जाती है। ये क्या हो गया स्वामी? हमें भोला की मदद करनी चाहिए। लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं सुंदरी? मुझे नहीं पता स्वामी, आप बस भोला की मदद करिए। देखिए वो कितना परेशान है, मुझे उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही। सावित्री भोला को घर लेकर आती है। कई दिन बीत जाते हैं और भोला अभी भी बहुत परेशान था। कब तक ऐसे ही परेशान रहेंगे? ये खाना तो खा लीजिए, आपने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं जानती हूँ आप ढोलू और चिंटू को कितना प्यार करते थे, पर भगवान को शायद यही मंजूर था। हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। मुझे भूख नहीं है भाग्यवान, तुम खा लो। कुछ तो खा लीजिए जी। सावित्री मैंने बोला ना, मुझे कुछ नहीं खाना, तुम खा लो। भोला कई दिनों तक खाना नहीं खाता, जिससे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर स्वामी, आज पूरे 7 दिन हो गए हैं भोला और उसकी पत्नी खेतों पर नहीं आए। चलिए ना उसके घर चलकर देखते हैं। ठीक है, चलो। दोनों भोला के घर जाते हैं। देखिए ना वैद्य जी, इन्होंने अपनी क्या हालत कर ली है। न ठीक से कुछ खाते हैं, न ठीक से पीते हैं। भोलू और चिंटू के मरने के बाद तो जैसे इन्होंने जीना ही छोड़ दिया। ये कुछ दवा रखो, इन्हें देते रहना। लेकिन हाँ, अगर भोला ने दवाई भी नहीं खाया तो इसका भी बचना मुश्किल है। ऐसा मत कहिए वैद्य जी, इनके अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, मैं भी मर जाऊंगी। सब ठीक होगा बेटी। अच्छा मैं चलता हूँ। लीजिए, दवा खा लीजिए। नहीं, मुझे दवा नहीं खानी। ऐसा मत कहिए जी, दवा खा लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। भोला दवा नहीं खाता। ठीक है जी, मत खाइए, अब से मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। स्वामी, अब तो कुछ करिए, वरना भोला मर जाएगा। मैं भला कर ही क्या सकता हूँ सुंदरी? स्वामी, मुझे कुछ नहीं पता, आप भोला की मदद करिए बस। ठीक है, मेरे पास एक उपाय है। वो क्या स्वामी, बताइए। चलो मेरे साथ। कुछ देर बाद घंटियों की जोर जोर से बजने की आवाज आती है। सावित्री, ये तो मेरे ढोलू और चीतू के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज है। जरा बाहर जाकर देखो तो। सावित्री बाहर जाकर देखती है। अरे, ये तो ढोलू और चिंटू है। सुनिए जी, हमारे ढोलू और चिंटू जिंदा हैं। भोला लड़खड़ाते हुए बाहर आता है और अपने दोनों बैलों को देखकर बहुत खुश होता है और उन्हें अपने गले से लगा लेता है। मेरा ढोलू, मेरा जीतू, अरे कहाँ चले गए थे तुम दोनों? मैंने तुम दोनों को बहुत याद किया। अब तो आप खुश हैं ना, तो अब तो खाना खा लीजिए। हाँ, जल्दी जा और मेरे लिए खाना ले आ। आज मैं खाना खाऊंगा।
मेरे दोनों ढोलू और जीतू जो आ गए। भोला कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है और खेतों में काम भी शुरू कर देता है। दरअसल वो दोनों बैल और कोई नहीं, सुंदरी और स्वामी ही थे। स्वामी, कैसा लग रहा है बैल बनकर? बड़ा आनंद आ रहा है सुंदरी। लगता है स्वामी, हम इसी उद्देश्य के लिए धरती लोक पर ही रह गए। सुंदरी, गलती भी तो हमारी ही थी। हमारी वजह से ही भोला का इतना बड़ा नुकसान हो गया। भोला अपने खेतों पर जी जान लगाकर मेहनत करता है और फिर से अच्छी फसल तैयार कर लेता है। अरे सावित्री, इस बार तो हमारे खेतों पर फसल पिछली बार से भी अच्छी हुई है। क्या सच में? हाँ, सच में। भोला कुछ दिनों बाद अपने फसल की कटाई शुरू कर देता है, जिसके बाद उसे बहुत सारा अनाज मिल जाता है। अरे वाह, इस बार की फसल तो हम जितनी काट रहे हैं उतनी मिल रही है। ये क्या जादू है? अरे मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। भोला अपनी सारी फसल को बाजार लेकर जाता है और अच्छे खासे दामों में बेच देता है और सभी की उधारी भी चुका देता है। क्या बात है भोला, तूने तो एक ही बार में सारा कर चुका दिया। जी सेठ जी, इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। भोला अब बहुत खुश था। एक दिन की बात है, सावित्री भोला को खाना खिला रही होती है और दोनों बैल खेतों में काम कर रहे होते हैं। तभी एक शक्तिशाली राजा खेत में प्रकट होते हैं। महाराज यहाँ? स्वामी, अब तो भोला को सब कुछ पता चल जाएगा कि हम उसके बैल नहीं बल्कि कोई और है। आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? मैं पाताल लोक का राजा हूँ, अपने बच्चों को यहाँ से लेने आया हूँ। पर आपके बच्चे यहाँ कैसे हो सकते हैं? ये दो बैल मेरे ही बच्चे हैं। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो मेरे बैल ढोलू और चीतू हैं। नहीं, ये मेरे बच्चे स्वामी और सुंदरी हैं। महाराज अपने जादू से उन बैलों को स्वामी और सुंदरी बना देते हैं, जिसे देख भोला आश्चर्यचकित हो जाता है। भोला, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम हमारे साथ क्या करते हो। तुम चाहो तो हमें सजा भी दे सकते हो, हम कुछ नहीं कहेंगे। नहीं नहीं, मैं कौन होता हूँ किसी को सजा देने वाला। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप लोगों को बैल बनना पड़ा, मेरे खेतों में काम करना पड़ा। तुम दिल के बहुत अच्छे हो भोला। हाँ भोला, तुम वाकई में एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हारे इस भाव को देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे दोनों बैलों को जीवन दान देता हूँ। महाराज दोनों बैलों को अपने जादू से जिंदा कर देते हैं और अपने दोनों बच्चों को लेकर पाताल लोक चले जाते हैं। ये तो शेर है। तेजस, मैंने तुमसे बोला था ना, अब ये हमें खा जाएगा। डरो मत, अगर तुम लोग इस जंगल को पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। एक बार की बात है, मिल्कीपुर राज्य में राजा भानु प्रताप रहा करते थे। उनकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। भानु अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन वो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी से पीड़ित थे। राज्य के सभी वैद्य उनके पास आते हैं, लेकिन कोई भी वैद्य उनका इलाज नहीं कर पाता। तभी वहां गांव के सबसे बुजुर्ग वैद्य आते हैं और राजा से कहते हैं, राजन, आपकी बीमारी बहुत खतरनाक है। इसे ठीक करने की मेरे पास तो कोई औषधि नहीं, परंतु क्या वैद्य जी? परंतु एक रास्ता है, पर वो रास्ता इतना आसान नहीं है। वैद्य जी, आज सिर्फ हमें बताइए, जो भी रास्ता होगा हम उस रास्ते पर जरूर जाएंगे। आखिर ये हमारे राजा की जान का सवाल है। जी, हिमालय के पास ही के घने जंगलों में एक जादुई तालाब है। उस तालाब में बहुत ही सुंदर कमल के फूल हैं, जिन्हें जीवन रक्षक कमल कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति वहां जाकर
वो जीवन रक्षक कमल का फूल ले आए तो मैं उसका अर्क तैयार कर सकता हूँ, जिसे पीने के बाद राजा एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। बस इतनी सी बात। मैं अभी जाकर उस जीवन रक्षक कमल को ले आता हूँ। आप उसका अर्क बनाकर महाराज को पिला देना। रुको, मैंने कहा ना, वो रास्ता इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। वहां से लौटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। वहां जाने वाला आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। अगर ऐसी बात है वैद्य जी, तो मुझे मरना स्वीकार है, लेकिन मेरी वजह से किसी की जान जाए ये मुझे मंजूर नहीं है। आपका दिल बहुत बड़ा है राजन, लेकिन आपका जीवन राज्य के सभी लोगों के लिए बहुत कीमती है। राजा के द्वारा ही प्रजा का पालन होता है, लेकिन अगर राजा ही नहीं रहा तो इस राज्य का भी कभी भला नहीं हो सकता। इसीलिए हमें कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। क्या पता कोई बहादुर व्यक्ति उस जीवन रक्षक कमल को ले आए। महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जरूर उस कमल को आपके लिए लेकर आऊंगा। नहीं सेनापति, तुम नहीं। महाराज, क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है? ऐसी बात नहीं है सेनापति, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, परंतु इस वक्त इस राज्य को तुम्हारी बहुत जरूरत है। हमारे चारों तरफ के दुश्मन मेरी इस बीमारी से भली भांति परिचित हैं। अगर तुम इस राज्य से बाहर गए तो हो सकता है कोई दुश्मन इस राज्य पर हमला कर दे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। फिर क्या किया जाए? महाराज, हमारे राज्य में शूरवीरों की कमी नहीं है। एक से बढ़ के एक शूरवीर है। वैद्य जी, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बहादुर व्यक्ति ऐसा कर सकता है और वो बहादुर व्यक्ति हमारे राज्य में ही मिल सकता है तो ठीक है। राजा भानु प्रताप अपने सेनापति को आज्ञा देते हैं। सेनापति, जाओ राज्य में घोषणा कर दो, जो भी बहादुर व्यक्ति जीवन रक्षक कमल हमें ला कर देगा, हम अपनी बेटी की शादी उस बहादुर इंसान से कर देंगे, साथ ही उसको इस राज्य का राजा भी बना देंगे। जी महाराज, जो आज्ञा। सेनापति सैनिकों के साथ जाता है और राज्य में घोषणा करवाता है। सुना सुना सुना, हमारे राजा भानु प्रताप एक बहुत ही भयानक बीमारी से पीड़ित हैं। हिमालय के रहस्यमय जंगलों के तालाब में एक जीवन रक्षक कमल खिलता है। उस कमल के रस को महाराज को पिलाया जाए तो हमारे राजा स्वस्थ हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति उस कमल को लेकर आएगा तो उसके साथ राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा और साथ ही उसे मिल्कीपुर राज्य का राजा भी बना दिया जाएगा। उसी राज्य में 3 मित्र रहा करते थे। तेजस, जो बहुत तेज बुद्धिमान था, महाबली शेरा, जो शरीर से बड़ा और बलवान था, और तीसरा जादूगर सूर्य, जो कि असीम शक्तियों का स्वामी था। राजा की घोषणा सुनकर ये तीनों बरगद के पेड़ के पास मिलते हैं। राजा की घोषणा सुनी तुम दोनों ने? हाँ हाँ, सुनी। मैंने भी सुनी। तो कुछ सोचा है इस बारे में तुम लोगों ने? तुझे क्या हुआ, तू क्यों हंस रहा है? इसमें सोचना क्या है, मेरे अलावा कोई बलशाली है भी नहीं यहाँ जो उस खतरनाक हिमालय तक जाने की हिम्मत करे। हाँ, कभी कभी बुद्धिमान इंसान अच्छे खासे बलवान को भी धूल चटा देते हैं महाबली शेरा। तुम दोनों पागल हो। बल और बुद्धि से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है एक जादूगर। मैं अपने जादू से आसानी से वो कमल ला सकता हूं। तीनों दोस्त अपनी अपनी खूबियों को बता बताकर बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन उनकी सारी बातें बरगद पर बैठा एक बोलने वाला तोता सुन रहा होता है। वो तीनों से कहता है, अपने म्यू म्या मिट्ठू, अपने म्यू म्या मिट्ठू बोलने वाले करते नहीं, करने वाले बोलते नहीं। क्या बोल रहा है तू? चल भाग यहाँ से। जानते भी हो उस रास्ते के बारे में, कहाँ जाना है, कैसे जाना है? हाँ, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। कैसे सोचोगे महाबली, तुम्हारे पास तो बुद्धि ही नहीं है। तुम्हारे पास तो सिर्फ बल है। तेजस और सूर्य तोते की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ओए,
चुप कर तोते, ज्यादा बोला तो तेरा टेटुआ दबा दूंगा। अरे तुम उस पर क्यों बिगड़ रहे हो तोते? क्या तुम्हें वो रास्ता पता है? ओहो, मुझे पता है और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ, पर तुम में से कोई उस रास्ते पर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तुम तीनों को ही उस रास्ते पर जाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। हम तीनों को क्यों? क्योंकि तुम तीनों में कोई ना कोई गुण ऐसे हैं जो उस रास्ते को आसान बना देंगे। कोई भी साधारण इंसान उस रास्ते पर नहीं जा सकता। उस रास्ते पर कई पड़ाव हैं जो लोगों को पार करने हैं, और मैं तुम लोगों को सिर्फ कुछ पड़ाव तक ही मदद कर सकता हूँ। ठीक है। और कोसों का सफर है और राजा के पास सिर्फ महीने का समय है। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। सूर्य अपने जादू से एक विमान ला देता है। तेजस, सूर्य, शेरा और तोता उस पर सवार होकर उस दुर्गम रास्ते पर निकल पड़ते हैं। चलते चलते बीच में एक गांव पड़ता है। रुको रुको, इस गांव के ऊपर से विमान नहीं जा पाएगा। यहाँ से हमें अब पैदल ही जाना होगा। सूर्य विमान को उस गांव में उतार देता है। वो लोग जैसे ही विमान से उस गांव में उतरते हैं तो देखते हैं उस गांव के लोग अपना सामान उठाकर उस गांव से जा रहे होते हैं। अरे ये क्या, ये सभी लोग गांव छोड़कर कहां भाग रहे हैं? एक काम करते हैं, किसी से पूछते हैं। अरे भाई सुनो, आप लोग अपना सामान लेकर कहां भाग रहे हैं? हम ये गांव छोड़कर जा रहे हैं। गांव छोड़कर? पर क्यों? यहाँ बहुत भयंकर बीमारी फैली है, सब इसीलिए यहाँ से भाग रहे हैं। आप लोग भी यहाँ से कहीं दूर चले जाइए। भाई देखो, इस गांव से भागना उचित उपाय नहीं है, क्योंकि कोई भी दूषित व्यक्ति जिस गांव में जाएगा उसी गांव में बीमारी फैलेगी, और ये बीमारी धीरे धीरे और भी जगह फैलती जाएगी। पर हम भागने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं? जिस किताब में इस बीमारी का तोड़ है वो तो बड़े से बड़ा बुद्धिमान भी नहीं पढ़ सकता। क्या किताब? क्या इस बीमारी का तोड़ किसी किताब में लिखा है? जी, पर उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आती। हमने बहुत कोशिश की, पर हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही। क्या आप मुझे उस किताब के पास लेकर चल सकते हैं? जी जी बिल्कुल। तेजस अपने बाकी दोस्तों के साथ उस किताब के पास जाता है। इस किताब को मैं पढ़ सकता हूँ और इसमें बताई गई औषधि भी बना सकता हूँ। बस मैं जो जो सामान मांगू मुझे लाकर दे देना। गांव के लोग तेजस के बताए अनुसार सामान लेकर आते हैं, जिससे तेजस जल्द ही दवा तैयार कर देता है, जिसे पीते ही सारे गांव के लोग स्वस्थ हो जाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। अगर आप आज हमारी मदद नहीं करते तो ये सारा गांव आज मिट्टी में विलीन हो जाता। आप लोगों की मदद करना तो मेरा फर्ज था। चलिए अब हम चलते हैं। पर आप लोग जा कर रहे हैं? हम हिमालय की ओर जा रहे हैं, जीवन रक्षक कमल का फूल लेने। हमारे राज्य के राजा बहुत बड़ी बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन आगे का रास्ता पार कैसे करोगे? रास्ते पर एक नदी पड़ती है जिसमें एक दानव मगर रहता है। वो आप लोगों को नदी पार नहीं करने देगा। फिर कोई दूसरा रास्ता हो तो बताइए। दूसरा रास्ता तो नहीं है, पर मेरे पास उसका तोड़ जरूर है। आगे जाकर एक गुफा में एक तलवार रखी है, उससे उस दानव को मारा जा सकता है। परंतु क्या? वो तलवार कोई मामूली तलवार नहीं है, सदियों से इस गांव में है, लेकिन उसे कोई बलशाली व्यक्ति ही उठा सकता है। उसकी फिक्र आप मत करो, मैं हूं ना। सभी तलवार के पास जाते हैं। शेरा तलवार बहुत आसानी से उठा लेता है और नदी की ओर सभी चल पड़ते हैं। शेरा जैसे ही तलवार लेकर नदी में उतरता है, दानव मगर उसके पैरों के पास आ जाता है, जिसकी पीठ पर शेरा तलवार भोंक देता है, जिससे नदी सूख जाती है और मगर दानव एक इंसानी रूप में आ जाता है। उसके हाथ में एक चमकती मणि होती है। मुझे पता है आप लोग किस दिशा और इस कार्य हेतु जा रहे हैं, पर आगे का रास्ता और कठिन है। आप ये मणि अपने पास रखिए। आगे मायावी नगर पड़ेगा। वो नगर केवल वही पार कर सकता है
जिसको माया का ज्ञान हो। हु। सूर्य उस मणि को अपने हाथों में ले लेता है और सभी आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में मायावी नगर पड़ता है। महाबली शेरा, तेजस और तोता सूर्य के पीछे पीछे चलते हैं, जिससे वो लोग मायावी शक्ति के घेरे में आ जाते हैं और उन पर मायावी शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता। सूर्य उस मणि को ले जाकर उस नगर के राजा को दे देता है, जिससे उस राज्य की सारी मायावी शक्ति खत्म हो जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों की वजह से मेरा नगर इस माया से मुक्त हो गया है, लेकिन ये माया अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। पर इस मणि से ये नगर कैसे बदल गया? कुछ साल पहले की बात है। ये नगर बहुत खुशहाल और संपन्न था, पर एक दिन एक राक्षस ने सब कुछ बदल दिया। मतलब? ये मणि जो तुम मगर दानव से लेकर आए हो, वो मेरे मुकुट की शोभा थी, पर उस राक्षस ने मेरी मणि मुझसे छीन ली और नदी की ओर भागा। जैसे ही वो राक्षस नदी में उतरा, उसे मगर खा गया और मणि भी उसके पेट में चली गई। तो क्या आपने कोशिश नहीं की उस मणि को हासिल करने की? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मगर कोई मामूली मगर नहीं था। उस पर गुफा में रहने वाला जादूगर ने जादू कर रखा था। अब ये जादूगर कौन है? जिसने उस राक्षस को इस नगर में भेजा था, वो इस नगर को अपने बस में करना चाहता था और इसमें वो कामयाब भी रहा, और मैं इसमें कुछ ना कर सका क्योंकि वो मणि इस नगर से दूर थी। उस मणि को एक सिद्ध महात्मा ने इस नगर की रक्षा के लिए दिया था। आप फिक्र मत करिए, हमें सिर्फ इतना बताइए वो जादूगर हमें कहां मिलेगा। यहां से उत्तर दिशा की ओर एक कच्चा रास्ता है। वहां जंगल में एक गुफा है, वो उसी गुफा में रहता है। अगला पड़ाव, अब मुझे जाना होगा। तोता उड़ जाता है। अरे तोते, तुम कहां चले? रुको रुको। तोता वहां से चला जाता है। वो तीनों दोस्त उस जादूगर के पास पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ से एक जाल बना हुआ रहता है, जिसमें सूर्य, तेजस और शेरा फंस जाते हैं। अरे अरे, ये कौन सा मायावी जाल है? मैं तो इसमें बुरी तरह फंस गया। कोई निकालो मुझे यहां से। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं इस जाल से तुम सबको निकालता हूं। सूर्य बड़ी कोशिशों के बाद खुद को उस जाल से बाहर निकालता है और फिर तेजस को निकालता है, लेकिन जैसे ही शेरा को निकालने वाला होता है, जादूगर आ जाता है। तुम लोग इतनी आसानी से यहां से नहीं जा पाओगे। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। सूर्य और जादूगर के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है। तभी एक आकाशवाणी होती है। डरो मत। अगर तुम लोग इस जंगल को पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। अगर तुमने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो तुम आसानी से इस जंगल को पार कर। सूर्य, तेजस, समय बहुत कम है राजा जी के पास। तुम लोग जाओ यहां से, मेरी चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा इसको। महाबली की बात सुनकर तेजस और सूर्य वहां से निकल जाते हैं। अब बस कुछ पड़ाव और फिर मंजिल पास होगी। सूर्य और तेजस दोनों आगे बढ़ते हैं। जिस रास्ते से दोनों जा रहे होते हैं, उस रास्ते पर एक विशाल जंगल पड़ता है। तेजस, ये कैसा अजीब सा जंगल है। इस जंगल में तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इसे पार करना आसान नहीं होगा। हाँ सूर्या, तुम सही कह रहे हो। मैंने भी पहली बार ऐसा जंगल देखा है। बाहर सूर्य की किरणों ने चारों तरफ प्रकाश फैलाकर उजाला किया हुआ है, लेकिन इस जंगल को देखो, प्रकाश की एक किरण तक नहीं है। मुझे तो ये जंगल बहुत बड़ा डरावना लग रहा है। सूर्या, अब बस कुछ ही पड़ाव बचे हैं। हमें इस जंगल के अंदर चलना चाहिए। नहीं, इस जंगल में तो मेरा जादू भी काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ दिख भी नहीं रहा है। कोई जानवर हमारे सामने आ गया तो वो हमें खा भी जाएगा। नहीं नहीं,
मैं आगे नहीं जाऊंगा। सूर्य, समझने की कोशिश करो, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। हमारे राजा के पास बहुत कम समय है। ठीक है, चलो। दोनों साहस करके उस अंधेरे जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही वो जंगल में प्रवेश करते हैं, एक बहुत बड़ा शेर उनके सामने आ जाता है। ये तो शेर है। तेजस, मैंने तुमसे बोला था ना, अब ये हमें खा जाएगा। डरो मत। अगर तुम लोग इस जंगल को पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। अगर तुमने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया तो तुम आसानी से इस जंगल को पार कर सकते हो। प्रश्न? हाँ, प्रश्न। बचपन में पाठशाला से इसी प्रश्नोत्तर की वजह से मैं भाग जाता था। अब यहां इस प्रश्न का सामना कैसे करूं? मुझे तो प्रश्न पूछने से पहले ही कपकपी लगने लगती है। शेर गुर्राता है और कहता है, तुम दोनों के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। यहां से वापस चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, या फिर मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर उत्तर सही हुआ तो आगे का रास्ता तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन अगर तुमने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो तुम दोनों मेरा भोजन बनोगे। नहीं 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 नहीं, हम यहां से चले जाते हैं। जल्दी चलो तेजस, यहां से चलो। पागल हो गए हो तुम? इतनी पास आकर वापस लौट रहे हो? तो फिर और क्या करें? उसके पेट में जाने का इंतजार नहीं कर सकते। मुझे अभी मरना नहीं है। किसी और की जान बचाते बचाते मैं ही ना मर जाऊं। तुमने सुना नहीं वो शेर क्या बोल रहा है? वो हमसे कुछ प्रश्न करेगा। अगर हमने उस प्रश्न का उत्तर उसे दे दिया तो वो हमें आगे का रास्ता दे देगा। तेजस, तेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गया है क्या? वो प्रश्न का सही उत्तर बताने के बाद हमें आगे रास्ता देगा, और अगर हम उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो वो हमें खा जाएगा। तुझे तो पता है ना मुझे प्रश्नों से कितना डर लगता है। और तुझे तो पता है ना मेरे अंदर की शक्ति। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तू तो महान बुद्धिमान है। तू तो बड़ी आसानी से उसके प्रश्न के उत्तर दे सकता है। पर मैं तेरी तरह बुद्धिमान नहीं हूं। एक काम कर, मैं इस जंगल के बाहर तेरा इंतजार करता हूं। तू आगे का सफर तय कर। ठीक है सूर्य, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जल्दी ही जीवन रक्षक कमल लेकर आ जाऊंगा। सूर्य जंगल के बाहर आ जाता है, जिसके बाद शेर तेजस से प्रश्न पूछता है। तो बताओ, मन से भी तेज गति किस वस्तु की है? प्रकाश की गति मन से भी ज्यादा तेज होती है। जाओ, तुम्हारा सफर सफल हो। तेजस के उत्तर देते ही जंगल का सारा अंधेरा गायब हो जाता है। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, जिसे देख तेजस बहुत खुश हो जाता है। जाओ, तुम्हारा सफर सफल हो। जी। इस जंगल को पार करते ही तुम्हें एक झरना दिखेगा। उस झरने के नीचे एक तालाब है। जीवन रक्षक कमल तुम्हें उसी तालाब में दिखेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेजस शेर को प्रणाम करता है और जंगल से बाहर आ जाता है। जैसे ही शेर जंगल से बाहर आता है, उसके सामने एक झरना दिखता है, जिसे देख उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे वाह, आखिर मैं अपनी मंजिल तक पहुंच ही गया। यहां तो शेर ने जो जो बताया था वो सभी है, पर जीवन रक्षक कमल मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तेजस उस कमल को बहुत ढूंढता है, लेकिन उसे कोई कमल दिखाई नहीं देता। वो शेर की बात को बहुत बार अपने दिमाग में याद करता है। तब उसे समझ में आता है कि शेर ने क्या कहा था। तेजस झरने के बिल्कुल नीचे जहां छाया होती है वहां पर जाकर खड़ा हो जाता है और गौर से देखता है। तब जाकर उसे एक जीवन रक्षक कमल की परछाई दिखाई देती है। अच्छा, अब समझ आया। शेर ने कहा था झरने के पास एक तालाब है। उस तालाब में मुझे वो जीवन रक्षक कमल दिखेगा। यानी वो शेर कमल की परछाई की बात कर रहा था, और कमल तो झरने के ऊपर लगा हुआ है।
तेजस जैसे तैसे झरने के ऊपर पहुंच जाता है और उस जीवन रक्षक कमल के सामने हाथ जोड़ता है। प्रणाम जीवन रक्षक कमल। मेरे राज्य के राजा की बीमारी को ठीक करने हेतु मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। कृपया आप मेरा सहयोग करें और मेरे साथ चलने की कृपा करें। जीवन रक्षक कमल अपने आप तेजस के पास आ जाता है, जिसे लेकर तेजस अपने राज्य की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसके दोनों दोस्त भी उसे मिल जाते हैं। वो तीनों अब साथ साथ जीवन रक्षक कमल को लेकर राज्य की ओर बढ़ते हैं और सीधा महल में पहुंच जाते हैं। वाह, तुम्हारी बहादुरी की वजह से आज ये जीवन रक्षक कमल राजा जी के प्राण बचा लेगा। सेनापति उस कमल को वैद्य जी को दे देते हैं और वैद्य जी जल्दी से उसका अर्क निकालते हैं और बेहोश राजा को पिला देते हैं। अर्क पिलाते ही राजा को होश आ जाता है। सेनापति सारी बातें राजा को बताते हैं। सेनापति, उन तीनों युवक को यहां पर लेकर आओ। सेनापति तीनों को दरबार में राजा जी के सामने पेश करते हैं। तुम तीनों ने जो किया है वो सचमुच बहुत सराहनीय है। आज मैं जीवित हूं तो सिर्फ तुम तीनों की वजह से। सूर्या, तुम्हारी जादूगरी ने मेरा मन ही मोह लिया। महाबली शेरा, तुम्हारी शक्ति और बल के सामने तो अच्छे अच्छे बलवान असफल हो जाएंगे। और तेजस, तुम्हारी बुद्धिमत्ता का तो क्या ही कहना। सारा बकान सुना मैंने तुम्हारे बारे में। ये तो हमारा फर्ज था महाराज, सो हमने किया। आज इस दरबार में मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं अपनी पुत्री का हाथ तेजस के हाथों में रखकर उसे इस राज्य का दामाद और राजा नियुक्त करता हूं और साथ ही महाबली शेरा और सूर्य को दूसरे अन्य राज्यों के राजा नियुक्त करता हूं। राजा अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से तेजस के साथ करा देते हैं, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं। साथ ही महाबली और सूर्य अपने अपने राज्यों के राजा बन जाते हैं।